और एक बात विशेष आपको बता देता हूँ कि जनरल साइंस को इंटरेस्टिंग यानी इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना है, हार्ड नहीं लगेगी, बिल्कुल आसान लगेगी। ठीक है जी, तो माहौल बनाते हैं अपना वही साइंस वाला और मादा जनन तंत्र को आज की क्लास में फिनिश करते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? आप सभी का ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। मैं आपके बीच राम सैनी और आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आज मैं आपके बीच में क्लास लेके आया हूं जनरल साइंस की, जहां से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से आगे कनेक्ट करते हुए आज अपन बात करने वाले हैं कि सर हमने प्रजनन तंत्र स्टार्ट किया था, उसमें हमने नर जनन तंत्र यानी नर प्रजनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वो हमने कंप्लीट पढ़ा था। और आगे हम बात करें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर आज हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। और ये क्लास आपके लिए विशेष रहने वाले हैं पशु परिचर के साथ साथ जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, रीट पटवारी या फिर आप तमाम सारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए जनरल साइंस की जो सिलेबस आपके दिया हुआ रहता है तो उनके लिए भी ये क्लास विशेष रहने वाली है। बिल्कुल, तो अपन बात करेंगे कि सर क्या आज की क्लास में भी हम साइंस को उसी वे में पढ़ने वाले हैं जो पिछली क्लासों में पढ़ते हैं। तो बिल्कुल अपना बेसिक तरीका वही जो हमने स्टार्ट किया कि सर इंट्रोडक्शन से होते हुए यानी हम रूपरेखा बनाते हुए चलते हैं। सर हम जहां भी जाते हैं प्लानिंग करके जाते हैं, जिसकी भी तैयारी करते हैं प्लानिंग के साथ करते हैं। सर हम पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन सारथी परिवार के साथ जुड़ करके। और जिस प्रकार से आपको पता है कि पार्ट बी के नोट्स हमें प्लानिंग के तहत मिल ही गए, ठीक है ना, और हम लाइव सॉल्यूशन के साथ उनको सर क्लास में ही याद करने वाले और हमारी तैयारी स्ट्रांग होने वाली। वैसे ही जनरल साइंस की भी बुक आपके पास जल्दी पहुंच जाएगी और हम जनरल साइंस को भी मुट्ठी के अंदर बंद कर लेंगे, यानी कि अपन तैयार कर लेंगे। तो बात करते हैं अपने आज की क्लास का। बिल्कुल, आज की क्लास का जो नया साथी क्लास देख रहा है उन सभी का स्वागत है, जिसमें हम मादा जनन तंत्र के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले ही आपको बता देता हूं कि हाँ, हम प्लानिंग कर लेते हैं कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अगर अपन बात करें भाई, अगर अपन बात करें कि मादा जनन तंत्र के अंदर सर आप हमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, तो मादा जनन तंत्र के अंदर हम सबसे पहले ही इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सर इसकी हम सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सामान्य जानकारी। यानी कि सर बात कहे तो आप हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ाते हो तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ाते हो? क्योंकि देखो, अगर आप जहां भी जाते हो तो सबसे पहले उसके बारे में पता लगाते हो। अगर आप कहीं कोचिंग भी जा रहे हैं तो वहां पता लगाते हैं ना कि वहां पे कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। बिल्कुल, और हम उस टीचर के बारे में पता लगाते हैं कि सर इनका नाम क्या है, इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन कर रखा है, क्या ये अभी क्या काम करते हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितने सालों का इनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। ये सारी संपूर्ण यानी ये अपन बात करें सामान्य जानकारी में आ जाता है, उनका इंट्रोडक्शन आ जाता है। तो वैसे ही हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और एक बात विशेष आपको बता देता हूं कि जनरल साइंस को इंटरेस्टिंग यानी इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना है, हार्ड नहीं लगेगी, बिल्कुल आसान लगेगी। ठीक है जी, तो माहौल बनाते हैं अपना वही साइंस वाला और मादा जनन तंत्र को आज की क्लास में फिनिश करते हैं। तो बात करें सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। सर सामान्य जानकारी के बाद हम पता करेंगे कि सर ये जो मादा जनन तंत्र है ये काम क्या करता है, ठीक है ना, ये काम क्या करता है, फिर ये किस किस से मिलकर, ठीक है ना, किस किस से मिलकर बना हुआ है, यानी बनावट की बात करेंगे हम, इसके कंपोजिशन की बात करेंगे कि सर इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, यानी कौन कौन से अंग आ जाते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मादा के प्राथमिक लैंगिक लक्षण, प्राथमिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम द्वितीयक भी पढ़ेंगे, ठीक है भाई। फिर हम उन सारे अंगों के बारे में पढ़ेंगे, इन सारे अंगों के बारे में, इन सारे अंगों के कार्य के बारे में पढ़ेंगे, जो जहां से हमारे वन लाइनर क्वेश्चन भी बनते हैं, उन कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे भाई हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में? हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम थोड़ा सा मासिक चक्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मासिक चक्र से जो क्वेश्चन अपना बनता है वही चीज अपन पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। क्योंकि ऐसे तो अगर आप जनरल साइंस को पढ़ोगे तो मैं आपको मेडिकल साइंस के तौर पर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, जो मैंने सरकारी मेडिकल कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ था उस समय पढ़ी थी। बिल्कुल, यानी यूजी पीजी के साथ अंदर जो भी मैं पढ़ गया, अगर डिटेल में पढ़नी चाहे तो वो भी पढ़ाते हैं। बिल्कुल, जिसको हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, डिजीज सारे, वो डिटेल में तो हमें अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है भाई हम उतना ही पढ़ेंगे और वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम क्वेश्चन भी लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे
ये पढ़ने के बाद कुछ विशेष पॉइंट जो हमें याद रखने हैं, यानी विशेष बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। और आपको पता होगा कि अगर आप ऑनलाइन सारथी परिवार के साथ जुड़े हुए तो आपको पता है सारथी डोज करके जो हमारी बुक में भी, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पीछे सारथी डोज मिलेगा, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिलेंगे, वहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। चलो, तो ये अपना एक रूपरेखा तैयार हो गई। सर हमारी रूपरेखा क्या तैयार हो गई कि सर अगर हम कहीं जा भी रहे हैं, यह आप सब लोग खड़े हो, यानी आप सब लोग खड़े हो कहीं जा रहे हो, तो मैं भी आपके साथ चल रहा हूं, यानी अपन सब कहीं जा रहे हैं। तो हमने पूरी पूरी प्लानिंग अब कर ली है। प्लानिंग क्या कर ली अपन ने कि सर ये है सामान हमने ले लिया है, यहाँ यहाँ पे जाना है, यहाँ पे रुकना है, इसके बारे में जानना है। तो ये सारी चीजें हमने इकट्ठा कर ली है कि अब इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल, तो पढ़े भाई। बिल्कुल, बात करें अपन स्टार्ट करते हैं सबसे ही पहले कि सर हमें एक बार बाहरी नॉलेज दे दो इस मादा जनन तंत्र का, फिर हम थ्योरी की तरफ चलेंगे। आप हमें एक बार थोड़ा सा समझा दो, फिर हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो चलो एक बार अपन थोड़ा सा एक डायग्राम के बेसिस पे आपको बताते हैं कि मादा जनन तंत्र क्या होता है। तो देखो भाई ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये दे रखा है मानव मादा जनन तंत्र का। अगर अपन बात करें भाई, जो इंग्लिश मीडियम से मेरे सहपाठी मेरे फ्रेंड्स जो देख रहे हैं, इसको कहा जाता है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मादा जनन तंत्र की बात करें तो आपको देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम अंगों की बात करें, इनके अंगों की, तो जैसे अगर बात करें कि सर मानव जनन कोशिका से स्टार्ट करें तो आपको पता होगा अंडाणु, ठीक है ना। और अंडाणु कहाँ से निकलते हैं, तो अंडाशय से ओवेरी से निकलते हैं, हम ओवेरी से ही स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो ये आपका जो पार्ट दे रखा भाई, ये अंडाशय के बारे में दे रखा, ठीक है ना। ये अंडाशय जो राउंड शेप में आपको संरचना दिखाई दे रही है, यानी ये दोनों जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है भाई, ये अंडाणु है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सर ओवेरी। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, जिसको हम कहते हैं ओवेरी। और यह प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। क्या होते हैं भाई, ये अगर मैं बात करूं तो ये प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। बिल्कुल, तो अंडाशय की बात करें तो अंडाशय को हम ओवेरी कहते हैं, और ये हमारे यानी मादा जनन अंग के अंदर प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। और ये काउंट्स में बात करें तो सर संख्या में हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, ये 1 और ये 2, ये हमें 2 दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम काउंट्स की बात करें तो ये संख्या में कितने होते हैं भाई, ये संख्या में सर 2 होते हैं। कितने होते हैं भाई, संख्या में 2 होते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें भाई, तो ये किसका निर्माण करते हैं, तो ये सर ये मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई, मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। और मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं भाई, मादा युग्मक को आपको पता होगा हम अंडाणु कहते हैं। सर क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, अंडाणु, ठीक है ना। या अगर इंग्लिश की बात करें, आपको ज्यादातर कुछ वर्ड साइंस के भाई इंग्लिश में भी याद रखने तो इजीली याद हो जाते हैं, तो अंडाणु या ओवम कहा जाता है। फिर बात करें सर इसका लोकेशन क्या है, ठीक है ना। तो हम कहीं जाते हैं तो लोकेशन पता करते हैं ना, तो लोकेशन आपको पता है ये एब्डोमन के नीचे की तरफ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई, ये अगर अपन बात करें एब्डोमन के नीचे स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं भाई, एब्डोमन के नीचे वाली केविटी के अंदर, नीचे वाली गुहा के अंदर। केविटी को हिंदी में क्या कहते हैं, गुहा। बिल्कुल, एक एक वर्ड को अच्छे से आपको समझना है और आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ताकि हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सारी बातें याद होनी चाहिए। बिल्कुल, फिर हम इनके लेंथ की बात करें, अगर इनके हम लेंथ की बात करें यानी लंबाई की बात करें भाई, तो लंबाई इनकी होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर। तो अगर लेंथ की बात करें तो 2 से 4 सेंटीमीटर। फिर हम बात करें कि सर ये यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि ये यूट्रस यानी गर्भाशय से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं भाई, ये गर्भाशय से। तो सर गर्भाशय से अगर हम बात करें कि गर्भाशय से ये लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। किसके द्वारा, तो गर्भाशय से यह लिगामेंट्स, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई, स्नायु, लिगामेंट्स के द्वारा या लिगामेंट से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल, तो ये आपको अंडाशय के बारे में बेसिक चीज पता चल गई होगी। क्या पता चल गई आपको अंडाशय के बारे में बेसिक चीज कि सर एब्डोमन के नीचे पाए जाते हैं। काउंट्स में ये 2 होते हैं। बिल्कुल, यानी संख्या कितनी होती है, अंडाशय की 2 होती है। प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, ये मादा युग्मक का निर्माण करते हैं, जिसे हम अंडाणु या ओवम कहते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 2 to 4 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। और ये यूट्रस से जुड़े हुए रहते हैं, किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा। बिल्कुल,
फिर हम बात करते हैं कि अंडाशय से हम यहाँ यूट्रस की तरफ चलते हैं, तो ये जो अपने को एक ट्यूब दिखाई दे रही है, ठीक है ना, यह एक नली दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको यहाँ पे नाम दिया क्या, अंडवाहिनी। क्या नाम दिया भाई, अंडवाहिनी। और अंडवाहिनी को हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, बिल्कुल। तो अंडवाहिनी को इंग्लिश की बात करें तो इसको अपन भाई फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। एक बार मेरे साथ साथ बोलो, फैलोपियन ट्यूब। और इस फैलोपियन ट्यूब को भाई डिंब वाहिनी भी कहते हैं। अगर अपन एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो इसको डिंब वाहिनी भी कहते हैं, बिल्कुल। तो हमें एनसीईआरटी को भी साथ लेके चलना है, बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन यानी लाइन जो उठती है, अगर अपन सत्य असत्य कथन वाली बात करें तो एनसीईआरटी से उठती है। चलो फिर अपन बात करते हैं कि सर फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है। तो ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी लंबाई होती है भाई 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है भाई, 10 से 12 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। अगर एक एक पॉइंट आपके इस तरह से क्लियर होते हैं तो सर नोट्स हम खुद ही बना लेंगे, हैं कि सर आप शॉर्ट चीज़ें बता रहे हो, नोट्स यहाँ से बन जाएंगे। और नोट्स हम ऐसे थ्योरी में बना सकते हैं अब, तो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन भी क्लियर। तो मैं यही तो चाहता हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो हाँ, थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाने वाला हूँ इनकी, ठीक है जी। चलो फिर अपन बात करते हैं कि यह अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो इसका लोकेशन हमें सर दिखाई दे रहा है, ये अंडाशय से लेकर के यूट्रस तक है। कहाँ तक है भाई, इसके लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आ जाता है इनका सर अंडाशय से लेकर, ये अंडाशय से लेकर गर्भाशय तक, गर्भाशय तक फैली हुई रहती है। कहाँ तक फैली हुई रहती है भाई, अंडाशय से लेकर गर्भाशय तक ये फैली हुई रहती है, बिल्कुल। क्या सर इसके भी भाग होते हैं, बिल्कुल इसके भाग होते हैं, अपन पढ़ेंगे। इसका इनफंडिबुलम भाग होता है, एम्पुला भाग होता है, इसका इस्तमस होता है, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कीपक, ठीक है ना। इनफंडिबुलम को कीपक कहते हैं, एम्पुला को हम, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें तुम्बिका दे रखा है, ठीक है ना। और इस्तमस को इस्तमक ही कहा जाता है। तो इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्तमस की अगर बात करें तो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं एक बार आपको मैं बता देता हूँ भाई, ठीक है ना। तो देखो इधर मैं लिख रहा हूँ फैलोपियन ट्यूब के पार्ट के नाम, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब जिसके 3 भाग होते हैं भाई, जो इस तरफ लिख रहा हूँ मैं, तीनों नाम में सर सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको इनफंडिबुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इनफंडिबुलम, ठीक है ना। ये आ गया आपका इनफंडिबुलम। एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे सर, फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं जिसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्तमस। क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, एम्पुला, इस्तमस, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, एम्पुला और इस्तमस, ये लो भाई आपके तीनों पार्ट, ठीक है ना। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्तमस, ठीक है ना, IAI, ठीक है ना। तो ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है जी। चलो अब अपन बात करते हैं भाई कि गर्भाशय तक ये जुड़ी हुई रहती है या फैली हुई रहती है। तो गर्भाशय के बारे में बात करते हैं तो सर गर्भाशय को, ये रहा आपके यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है, यानी एक बेग लाइक संरचना, आपको एक थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, थैलेनुमा संरचना, जिसको हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय को हम क्या कहते हैं, गर्भाशय को कहते हैं यूट्रस। क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। गर्भाशय को अपन बच्चेदानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गर्भाशय को बच्चादानी भी कहते हैं अपन। इसको अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें वुम्ब भी दे रखा, क्या दे रखा है, इसको वुम्ब भी दे रखा है। कहीं आप पढ़ो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। ये याद रखना भाई, वुम्ब भी कहते हैं, यूट्रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूट्रस भी कहते हैं इसको। तो ये नाम आपको याद रखना है। फिर अपन बात करें तो इसके आकार की बात करें तो उल्टी रखी हुई नाशपति जैसा इसका आकार होता है। आकार की बात करें तो उल्टी रखी हुई नाशपति जैसा इसका आकार होता है, ठीक है। तो गर्भाशय का आकार नाशपति की तरह होता है। किसकी तरह होता है, नाशपति की तरह होता है। और अगर अपन बात करें कि सर यह 3 प्रकार की परत से या लेयर से मिलकर बनी होती है, यानी अगर अपन बाहर वाली लेयर की बात करें तो उसका नाम क्या होगा, अगर अपन अंदर वाले की बात करें यानी बीच में कौन सी आएगी और आंतरिक कौन सी आएगी, ठीक है ना।
तो अगर अपन बाहरी परत की बात करें तो उसको पेरीमेट्रियम कहा जाता है, और अगर मध्य परत की बात करें तो उसको मध्य से मायोमेट्रियम कहा जाता है, और आंतरिक परत तो क्या कहा जाता है भाई, एंडोमेट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडोमेट्रियम, बिल्कुल। तो अगर अपन बात करें कि सर यूट्रस की तीनों लेयर कौन कौन सी होती है, तो देखो यूट्रस के तीनों लेयर की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है अपनी पेरीमेट्रियम। कौन सी आ जाती है, पेरीमेट्रियम। ये लो भाई, हिंदी में भी लिख लिया, ठीक है, पेरीमेट्रियम। और पेरीमेट्रियम कौन सी होती है भाई, तो पेरीमेट्रियम बाहर वाली होती है। कौन सी होती है, बाहर वाली। तो ये लिख दिया मैंने इसके नीचे, ये आ गई आपके बाहरी, ठीक है ना। फिर हम बीच वाले की बात करें तो बीच वाली परत जो होती है, ठीक है ना, ये बीच वाली परत, इसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। ये कौन सी होती है, ये होती है मध्य परत। फिर हम आंतरिक की बात करें तो वो हो जाती है भाई आपके एंडोमेट्रियम, ये होती है आपकी आंतरिक। तो यूट्रस की यानी गर्भाशय की तीनों लेयर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली आ जाती है पेरीमेट्रियम, फिर बात करें मायोमेट्रियम, और तीसरी बात करें एंडोमेट्रियम। तो ये आपको याद रखना है भाई, ये इन तीनों के बारे में, ठीक है। तो अंडा से अंडवाहिनी और गर्भाशय आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपन चौथे अंग की बात करें यानी वेजाइना के बारे में बात करें। ये वेजाइना दे रखा है, तो वेजाइना को हम हिंदी में कहते हैं भाई योनि। और वेजाइना क्या काम करती है, तो वेजाइना एक प्रकार का मादा के अंदर, ठीक है ना, मूत्र मार्ग भी होता है, ठीक है ना। और डिलीवरी के समय बेबी जो डिलीवर होता है वो भी इसका काम करती है। और कोपुलेशन या संभोग के समय जो नर जननांग है वो योनि के द्वारा ही मादा के अंदर जो है प्रवेश करता है। तो ये तीनों प्रकार के ये काम करती है, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है ना। हाँ, यूरिनेशन के अंदर भी हाँ इसकी भूमिका होती है, बिल्कुल। तो ये आपको याद रखना है भाई। तो अच्छे से आपको ये सारी चीजें बेसिक अब समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थ्योरी की तरफ, ठीक है ना। हाँ चलो बात करते हैं अपन कि सर मादा जनन तंत्र के बारे में इंट्रोडक्शन की बात करें। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। आप थ्योरी की बात करें तो देखो, मादा जनन तंत्र मादा जनन अंगों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, जनन अंगों से मिलकर बना होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो सिस्टम होता है, ठीक है ना, सिस्टम की बात करें यानी कि जो तंत्र होता है वो किससे मिलकर बनता है, अंगों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, अंगों से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो अगर अपन यहाँ बात करेंगे कि सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो किससे बनेगा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बनेगा। यानी मादा जनन तंत्र मादा जनन अंग से मिलकर बनेगा। वही अंग कौन कौन से होते हैं, तो ये अंगों के बारे में हमने पढ़ा था, बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। फिर हम बात करें कि मादा जनन कोशिका किसको कहा जाता है, सर अभी हमने पढ़ा था अंडाणु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अंडाणु को, जो अंडाशय के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। फिर बात करें मादा जनन तंत्र में आंतरिक तथा बाहरी अंग शामिल होते हैं। तो यहां से आपको याद रखना है कि ये वाला अंग आंतरिक होता है, ये वाला अंग बाहरी होता है। तो ये सारी चीजें अब यहां से आपको क्या करना है कि इनको आपको याद करना, क्योंकि क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से आंतरिक मादा जनन का आंतरिक अंग है या फिर मादा जनन का बाहरी अंग है, और 4 ऑप्शन दे दिया, हाँ बिल्कुल, तो ये याद रखना है। ये डायग्राम अभी अपने पढ़ा था, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र मादा जनन अंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से अंग होते हैं, तो एक तरफ अपन पढ़ेंगे आंतरिक अंगों के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे बाह्य अंगों के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे सहायक अंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो पहले अपन बाह्य अंगों के बारे में पढ़ते हैं कि सर वे जननांग जो बाहर से दिखाई देते हैं बाह्य जननांग कहलाते हैं, ठीक है ना। जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, ठीक है ना। जिसे सम्मिलित रूप से बग या वल्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बाह्य जननांग को बग या फिर वल्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वल्वा कहा जाता है। अब बात करते हैं ये सर अंग है कौन कौन से, तो देखो मॉन्स प्यूबिस की बात करें, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है ना, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और वेस्टिब्यूल, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं भाई, बाह्य अंग के अंदर आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, बाह्य अंग में। और लेबिया मेजोरा याद रखना है, नर के वृषण कोश के समजात अंग होता है लेबिया मेजोरा, ठीक है भाई। फिर हम बात करते हैं कि आंतरिक अंग कौन कौन से होते हैं, तो देखो आंतरिक अंग में आ जाता है वेजाइना। क्या आ जाता है, वेजाइना आ जाता है, जिसको योनि भी कहा जाता है। यूट्रस को हम क्या कहते हैं, यूट्रस को हम सर
गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय, या इसको वुम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वुम्ब भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें अंडवाहिनियां, जिसको हम क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं और डिंब वाहिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंब वाहिनियां भी कहते हैं, डिंब वाहिनियां। और फिर आ गया अपना अंडाशय। ठीक है ना, ओवेरी को हम क्या कहते हैं? अंडाशय। तो ये सारे के सारे कौन से अंग आ जाते हैं? आंतरिक अंग आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सहायक अंग कौन से, यानी एसेसरी ऑर्गन कौन से हैं। तो बार्थोलिन ग्रंथिया की बात करें, ठीक है ना, बार्थोलिन ग्रंथिया, ये आपको याद रखना, बार्थोलिन ग्रंथिया और ब्रेस्ट यानी स्तन ग्रंथिया। ठीक है ना, तो ये दोनों ही किस में आ जाते हैं भाई? ये सहायक अंग के अंदर आ जाते हैं। चलो एक बार याद करते हैं अपन। बाह्य अंग की बात करें, मोन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और वेस्टिब्यूल। फिर हम बात करें सर आंतरिक अंग में कौन कौन आ जाता है? वेजाइना, गर्भाशय, अंडवाहिनियां और अंडाशय। और सहायक अंगों में आ जाती है सर बार्थोलिन ग्रंथिया और स्तन ग्रंथिया। बिल्कुल, हाँ, क्लियर। चलो इसके बाद अगर अपन बात करें वन बाय वन कि मादा जनन तंत्र काम क्या करता है। अभी रूपरेखा में पढ़ा ना कि हम इसके काम के बारे में पढ़ेंगे, तो काम क्या करता है। तो देखो जो इंपॉर्टेंट काम है अगर अपन बात करें उसकी, तो इसमें आ जाता है कि ये हार्मोन का निर्माण करता है। हार्मोन कौन से निर्माण करते हैं वो भी पढ़ेंगे। और ये प्रजनन क्षमता, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल तथा यौन क्रियाओं में मदद करता है। किस किस के अंदर अगर बात करें? रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रजनन क्षमता, मासिक धर्म और यौन क्रियाओं के अंदर क्या करता है भाई? मदद करता है। फिर हम बात करते हैं मादा के प्राथमिक लैंगिक लक्षण क्या होता है। तो इसमें निम्नलिखित संरचनाएं शामिल होती है। तो अंडाशय, अंडवाहिनियां, गर्भाशय, योनि, यानी कि ये चारों को हमने क्या कहा था? ये इंटरनल ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। तो ये एक सब क्या होते हैं भाई? प्राथमिक लैंगिक लक्षण होते हैं। यहां से भी अगर क्वेश्चन बने कि मादा के प्राथमिक लैंगिक लक्षण कौन से हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो फिर बात करें द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो मादा के अंदर आवाज का पतला होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण में आता है। त्वचा का सॉफ्ट होना या कोमल होना, या स्तन ग्रंथियों का विकास होना, ठीक है ना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये भी किस में आ जाता है भाई? अपना द्वितीयक लैंगिक लक्षण के अंदर आ जाता है। किस में आता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो प्राथमिक और द्वितीयक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब अपन बात करते हैं भाई मादा जनन अंग और उनके कार्य। ठीक है ना, अंग तथा उनके कार्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और वो काम क्या क्या करते हैं। तो बेसिक जानकारी अभी हमने पढ़ी थी, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है ना, इस डायग्राम के थ्रू मैंने बताया था ना अभी कि ये सारी चीज़ें, यानी अंडा से प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, मादा युग्म का निर्माण करते हैं, लंबाई कितनी होती है, किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, काउंट्स में कितने होते हैं, कहाँ इनका लोकेशन होता है, कितने भाग होते हैं, फैलोपियन ट्यूब को डिंब वाहिनी भी कहते हैं, लंबाई कितनी होती है, किस किस से जुड़ी हुई होती है, यूट्रस के बारे में पढ़ा, आकार कैसा होता है, कितनी परतें होती है। ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या आ जाता है, कौन कौन सी संरचनाएं। तो ये सारी अब हम इनके बेसिक जानकारी और एक एक फंक्शन के बारे में, एक एक दो दो फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में भाई? अंडाशय के बारे में बात करें। अगर अपन अंडाशय के बारे में बात करें जिसको हम ओवेरी कहते हैं, तो मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है सर, अभी बेसिक हमने पढ़ा था, आपको याद हो गया होगा बिल्कुल। फिर बात करें अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, ये भी हमने पढ़ा, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सर मादा युग्मक। क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। और इसको सर ओवम भी कहा जाता है, बिल्कुल। और ये जनन कोशिका होती है, बिल्कुल होती है। अंडाणु की बात करें, अंडाणु एक प्रकार की अगुणित कोशिका होती है। कैसी होती है? अगुणित। ठीक है ना, तो ये जरूर याद रखना, ये एक प्रकार की अगुणित कोशिका होती है। और अंडा से मासिक धर्म तथा गर्भधारण दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मासिक धर्म में भी और गर्भधारण, प्रेगनेंसी के अंदर, दोनों के अंदर क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल्स निभाते हैं। अंडा से निषेचन के लिए किसका निर्माण करता है? अंडे का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अंडे का। निषेचन का मतलब, निषेचन को कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं भाई? फर्टिलाइजेशन। जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों जब मिल जाते हैं, ठीक है ना, कोपुलेशन के समय नर और मादा युग्मक दोनों मिल जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ओवेरी का क्या काम होता है? हार्मोन्स प्रोवाइड करने का काम होता है। चलो फिर अपन बात करते हैं कि यह अंडाशय की पूरक कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है ना, यानी फॉलिकल सेल्स के द्वारा मादा हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन निकलता है ना। फिर बात करें कि परिपक्व पूरक कोशिका ग्रेफियन पुटिका कहलाती है। तो जो परिपक्व पूरक कोशिकाएं होती है जिसको हम कहते हैं फॉलिकल्स सेल्स, ठीक है ना,
जिसको मैच्योर फॉलिकल सेल्स कहते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है भाई, उनको ग्रेफियन पुटिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेफियन पुटिका। और ग्रेफियन पुटिका के फटने से एग जो है वो बाहर निकलता है। अंडाशय से एग जो है भाई, ग्रेफियन फॉलिकल्स की बात करें, जब वो फट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वहां से निकल कर क्या आता है बाहर, एग निकल कर बाहर आता है। और ये निकल कर कहाँ आ जाता है भाई, अंडवाहिनी, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने फैलोपियन ट्यूब कहा था। क्या कहा था? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग निकल कर आ गया। सर ये आगे कहाँ जाएगा? तो आगे ये यूट्रस में चला जाता है। कहाँ जाता है भाई? यूट्रस में। या अगर अपन बात करें कि फर्टिलाइजेशन वाले स्टेज के पास आ जाए, यानी फर्टिलाइजेशन जहाँ पे होता है, तो फर्टिलाइजेशन अगर अपन मेन कंप्लीटली फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये डिम्ब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो फैलोपियन ट्यूब के पास ही आया। अंडे के बाहर निकलने के बाद बची हुई ग्रेफियन पुटिका क्या कहलाती है भाई? कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। इस कार्पस ल्यूटियम को याद रखना, ये एक हार्मोन बनाएगी भाई। कार्पस ल्यूटियम को आपको याद रखना, एक बार बोलेंगे साथ में, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, इस कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अभी मैं फीमेल्स हार्मोन पढ़ाऊंगा तब ये वापस आएगा, कार्पस ल्यूटियम। तो याद रखना है, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो मादा हार्मोन यहाँ पे दो प्रकार के आ गए आपके पास, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों ही आपको याद रखना। अभी हम ये दोनों क्या काम करते हैं ये भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन अंडवाहिनी के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट, डिम्ब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, ये सारे इसके नाम है। ठीक है भाई। हाँ, जैसे गांव में अपने नाम होते हैं ना भाई, मार्कशीट में कुछ और नाम, आधार कार्ड में कुछ और नाम, और रियल नेम कुछ और, फ्रेंड्स हमें कुछ और नाम से पुकारते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो वैसे ही अलग अलग से नाम हो गए, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, डिम्ब वाहिनी। हाँ, ये सर मार्कशीट के अंदर नाम लिखा होता है प्रेमाराम, घर पे कहते हैं प्रेमियो पिंटियो है, और दोस्त कुछ और ही कहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे नाम हो जाते हैं। हाँ, नाम नहीं लेंगे भैया ना, किसी का नाम हो प्रेमाराम तो भाई गुस्सा मत करना है ना, मजाक करने की आदत है, मस्त रहा करो बिल्कुल, ऐसे हंसते खेलते खेलते एक दिन सिलेक्शन ले लेंगे। हाँ, चलो बात करते हैं अपन ओविडक्ट के बारे में। इससे फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय ट्यूब भी कहा जाता है। ये कैसी होती है? पतली होती है, पेशीय नली होती है। कैसी होती है? मस्कुलर ट्यूब होती है। पेशीय नली को कहते हैं भाई मस्कुलर, यानी मसल्स, मसल्स से बनी हुई होती है। तो मस्कुलर ट्यूब होती है जो गर्भाशय और अंडाशय को क्या करती है? जोड़ती है। किसको जोड़ती है? गर्भाशय और अंडाशय को। तो ये आ गया आपका अंडाशय, ठीक है ना, और ये आ गया आपका यूट्रस वाला पार्ट, है ना, गर्भाशय। तो इन दोनों के बीच में कौन होती है? सर एक नली होती है जिसको हम अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, और ये इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। इट मीन्स अपन ये भी कह सकते हैं ये इन दोनों के बीच में एक लिंक का काम करती है। सर इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। हाँ, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आपको क्या करना? कनेक्शन करना, नहीं जोड़ना है दोनों को। ठीक है, ये अंडाशय में बनने वाले अंडाणु को क्या करती है? गर्भाशय तक पहुंचाती है और निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के लिए जगह प्रदान करती है। ये हमने भी पढ़ा था। ठीक है भाई। फिर हम बात करें कि सर इसके 3 भाग होते हैं, ये भी पढ़ा था। हाँ बिल्कुल पढ़ा था हमने, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम के बारे में पढ़ा था। ये दे रखा, ठीक है ना, इसको कहा जाता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। और ये आ गया आपका एम्पुला, और ये संकीर्ण पट नाम से जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस। और ये अंडवाहिनी के यानी ये फैलोपियन ट्यूब के तीनों पार्ट हो जाते हैं। आपको तीनों पार्ट्स के नाम याद रखना है। ठीक है जी। चलो इसके बाद अगर अपन बात करें गर्भाशय के बारे में, गर्भाशय का आकार कैसा होता है? सर नाशपति के समान होता है। इसमें 3 परतें होती है, अभी आपने ही तो बताया था 3 परतें होती है। बाहर वाली को पेरीमेट्रियम कहा जाता है, बीच वाली को मायोमेट्रियम कहा जाता है, और आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? एंडोमेट्रियम। तो देखो पेरीमेट्रियम की बात करें तो ये होती है भाई आपकी बाहरी परत, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको सर कहते हैं हम आउटर लेयर। क्या कहते हैं? आउटर लेयर। फिर हम बात करें मायोमेट्रियम, तो ये मध्य वाली यानी बीच वाली परत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम मिडल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिसको मिडल लेयर कहा जाता है। और एंडोमेट्रियम की बात करें तो ये कैसी होती है? तो सर ये आंतरिक परत होती है। एंडो से आपको पता चल जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको इनर लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर लेयर। ठीक है ना, लेयर का मतलब परत, तो आंतरिक परत हो जाती है। तो एक बार साथ साथ रिवाइज करो, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। और याद आ रहा होगा आपको कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि ये जो 3-3 करके सारी चीजें आ रही है, ये बार बार आपको कंफ्यूज करती है। बाहरी झिल्ली कौन सी है, बीच वाली कौन सी है, अंदर वाली कौन सी है। तो एक वीडियो बनाएंगे अपन जिसमें इन 3-3 वालों को हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। बिल्कुल। तो अगर आपको ये ऐसी
ऐसी चीज़ें चाहिए कि सर हमें जल्दी से याद हो जाए, बिल्कुल कमेंट करके बताना कि सर हाँ एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसके अंदर ये 3 लेयर वाली, कि सर पेरिकार्डियम पढ़ा था, मायोकार्डियम पढ़ा था, एंडोकार्डियम हार्ट के अंदर हमने चला था, आपको याद है ना, हृदय के अंदर गए थे, हृदय की दीवारों में घुसे थे, हैं याद आ रहे होंगे ना, बिल्कुल। तो ये अगर बात करें यूट्रस काम क्या करता है, तो काम जो हम बोले और दाम भी हम रखेंगे, तो दाम इसका क्या है, तो देखो ये बात करें कि ये निषेचित अंडे यानी फर्टिलाइज जो एग होते हैं और भ्रूण तथा गर्भ को क्या करता है, धारण करने का काम करता है, तो इंपॉर्टेंट काम करता है कौन, गर्भाशय। फिर अपन बात करते हैं वेजाइना के बारे में, तो ये एक नली समान संरचना होती है वेजाइना, ठीक है ना, जो वेस्टिब्यूल से सर्विक्स तक फैली हुई रहती है। कहाँ तक फैली हुई रहती है, सर्विक्स तक। और अगर अपन बात करें ये काम मूत्र मार्ग का काम भी करती है, किसका काम करती है भाई, मूत्र मार्ग का काम करती है। और अगर फीमेल के अंदर यूरेथ्रा भी बात करें, तो यूरेथ्रा किसको कहा जाता है, अपन वेजाइना को यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है ना। ये यूरेथ्रा याद आ रहा होगा, यूरिनरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र के अंदर भी पढ़ेंगे। वेजाइना के काम की बात करें तो मादा में ये कोपुलेटरी ऑर्गन यानी मैथुन अंग की भूमिका निभाती है, और मासिक चक्कर यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड को शरीर से बाहर आने के लिए भी क्या करती है, रास्ता प्रदान करती है, यानी मार्ग प्रदान करती है, ठीक है ना। इसके बाद बात करें प्रसव के दौरान जन्म मार्ग की भूमिका, यानी बेबी जब डिलीवर होता है, ठीक है ना, डिलीवरी के समय, तो इसी रास्ते से क्या होता है भाई, बाहर निकलता है, यानी जन्म लेता है, या बर्थ की बात करें तो इसके अंदर भी वेजाइना इंपॉर्टेंट रोल निभाती। फिर हम बात करते हैं जनन हार्मोन के बारे में, मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन की बात करें, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास और जनन शक्ति के विकास में कौन सा एक होता है, एस्ट्रोजन होता है। और इसका स्त्रावण या सीक्रेशन की बात करें, इसके सीक्रेशन की बात करें कि सर ये कहाँ से निकलता है, तो अंडाशय की पूरक कोशिकाओं के द्वारा, हमने पढ़ा था ना, पूरक कोशिकाओं के द्वारा, फोलिकल सेल्स के द्वारा मादा विकास हार्मोन भी इसको कहा जाता है, और ये अंडाशय की पूरक कोशिकाओं के द्वारा निकाला जाता है। तो आपको दो चीजें याद रखनी भाई, कि एक तो ये काम क्या करता है, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है, जनन शक्ति का विकास करता है, और सीक्रेशन इसका कहाँ से होता है, अंडाशय की पूरक कोशिकाओं द्वारा, और इसको मादा विकास हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जनन शक्ति के विकास में सहायक होता है। मेरे हिसाब से ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। चलो फिर अपन बात करें प्रोजेस्टेरोन की, तो प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, तो भ्रूण के विकास और पोषण में सहायक होता है, ठीक है ना। अगर एमसीक्यूज में पूछ ले आपको कि पोषण में सहायक कौन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन होता है। इसका सीक्रेशन या स्त्रावण की बात करें तो कार्पियस ल्यूटियम के द्वारा, इसलिए मैंने आपको वहां पे पीछे अभी कहा था, पीछे वाली स्लाइड पे कहा था आपको कि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, ठीक है ना, ये निकाला जाता है और गर्भ धारण के लिए आवश्यक होता है। तो दोनों हार्मोन है, दो काम हो गए। और कहाँ से निकलता है, इसको मादा विकास हार्मोन कहा जाता है, ये पोषण में सहायक होता है। सर बिल्कुल इजी है ना भाई, हाँ। चलो फिर आगे अपन बात करें विशेष बिंदु यानी स्पेशल पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, उसकी अगर अपन बात करें तो अंडाणु और शुक्राणु फैलोपियन नलिका में आपस में जब मिलते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। अभी हमने कहा था फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु जब मिल जाते हैं तो इसको निषेचन कहा जाता है। फिर बात करें कि निषेचन के द्वारा एक नई कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट, और या फिर युग्मनज कहते हैं हिंदी में। तो ये जाइगोट, ये युग्मनज, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर बात करें अंडाणु का सर जीवन काल कितना होता है, एक बार पूछा तो ये कितना होता है भाई, 72 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, और एक मासिक चक्र लगभग कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का, 28 दिनों। ये विशेष बिंदु ये आप पढ़ लेना, इनको रिवाइज करते रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको वहां पे क्वेश्चन भी मिलेंगे। इजी चैप्टर है, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बर्डन आपको लेना ही नहीं है, मस्त रहना है, ठीक है ना। और लोड ले लिया तो सर पड़ जाएगा, इसलिए मारवाड़ी में कहते हैं कि ठीकरी से काम चला लेना चाहिए, ठीक है भाई। चलो अपन बात करते हैं आगे मासिक चक्र के बारे में, कि सर यहाँ से इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो मादा में जब पहली बार मासिक चक्र आता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको रजो दर्शन, या फिर इंग्लिश की बात करें तो उसको मेनार्चे कहा जाता है। तो एक तो याद रखना मेनार्चे, और एक याद रखना मीनोपोज। तो मेनार्चे जब पहली बार आता है उसको कहा जाता है, और अंतिम बार आता है उसको क्या कहते हैं, मीनोपोज। तो दोनों टर्म्स आपने पढ़े हुए होंगे और याद भी होंगे, मेनार्चे मीनोपोज की बात करें। फिर अपन बात करें इसका जो मिड पीरियड होता है, यानी मासिक चक्र के लगभग 14वें दिन अंडाशय से अंडा यानी एक बार निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम ओवुलेशन या फिर अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवुलेशन, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ओवुलेशन के समय एक बार कौन से दिन निकलता है, तो 14वें दिन निकलता है, ठीक है। फिर बात करें प्लेसेंटा, जिसको हम अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा को अपरा कहा जाता है, और ये गर्भाशय के ऊपर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है,
गर्भाशय के ऊपर स्थित होता है और काम क्या करता है, तो देखो गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का क्या करता है, पोषण पहुंचाता है। अपरा यानी प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जो मादा के शरीर से भ्रूण को क्या करता है, पोषण पहुंचाने का काम करता है। यानी जो माँ के शरीर में अगर बच्चा है, यानी गर्भ के अंदर बच्चा है, तो उसको पोषण कहाँ से प्रोवाइड होता है भाई, इसी प्लेसेंटा के द्वारा। फिर बात करें, भ्रूण को पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन प्रदान करने काम करता है और ये एंटीबॉडी भी पहुंचाता है। और ये एंटीबॉडी कौन सी होती है, ठीक है ना। और अपन बात करें माँ के दूध में एंटीबॉडी की बात करें तो कौन सी होती है, IgG, ठीक है ना। एंटीबॉडी आपको याद होगा, ठीक है ना, GAMDE, गम दे, ठीक है ना, गम दे से याद हो जाएगा IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ठीक है ना। ये सारी की सारी 5 एंटीबॉडी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है भाई, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है अपना, ज़्यादा डिटेल में अपने को इसमें नहीं पढ़ना है। और जो मैंने पढ़ाया आप उसी को बार बार रिवाइज करना है। और एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, 48 घंटे बाद हर चीज़ रिवाइज होनी चाहिए, तभी अपने इस दिमाग को, इस ब्रेन को याद होगा। और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसको ज्वाइन करें, ऑनलाइन सारथी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ पे आपको सारी सिस्टमेटिक वे में ये PDFs मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिएगा और जल्दी से आपको पार्ट B की तरह पार्ट A की जनरल साइंस की बुक भी मिलने वाली है। तो इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहना और सिलेक्शन लेने के बाद मिलने भी आना है, तो यही हौसला आपको रखना है। धन्यवाद।